Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all will be doing very good. My name is Inaf Sheen and today we will discuss the topic how to write reference to the context with explanation. This is the first question which appears in your English paper and you have to choose 3 options out of 5. First 3 options consist from poetry and the last 2 options consist on play. Now it's up to you which is your choice. So now let's start with how to write the reference. Poem name and poet's name. These are 2 major things which you have to discuss, which you have to tell the examiner. The name of the poem should be started with capital letter. The name of the poem should be in capital letter. The start of the name and all the words of poem should be in capital letters with inverted commas. आपने जब रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस जो कि जिसको उर्दू में हवाला कहते हैं, आपने हवाला देना है कि ये पोएम कहाँ से ली गई है, इस पोएम का नाम क्या है और इसके पोएट का, इसके शायर का नाम क्या है, और हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है आपने कैपिटल लिखना है, पोएम का भी और पोएट का भी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जिस तरह पोएम है अ पॉइजन ट्री, तो आपने अ का ए, पॉइजन का पी और ट्री का टी आपने कैपिटल लिखना है. रिटन बाय विलियम ब्लेक, तो आपने विलियम का डब्ल्यू और ब्लेक का बी कैपिटल लिखना है. और आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हैं. आपने पोएम का नाम लिखते हुए इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो ज़रूर डालने हैं. उसके अलावा आपने जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपरली मार्कर के साथ हाईलाइट करने हैं. पोएम का नाम भी हाईलाइट करना है और पोएट का नाम, पोएटिस का, राइटर का जो भी है वो भी आपने उसको हाईलाइट करना है. और प्लीज़ ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपने रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की जब हेडिंग्स लिखनी है तो उनके स्पेलिंग्स भी ध्यान से लिखना है. रेफरेंस का जो स्पेलिंग्स हैं REFERANCE रेफरेंस, आपने इनके स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. नाउ हाउ टू राइट द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है? उर्दू में कॉन्टेक्स्ट हम सियाक़ो सबाक़ को कहते हैं. कॉन्टेक्स्ट कंसिस्ट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. इट बेस्ड ऑन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. यू शुड फोकस ऑन द थीम. यू शुड फोकस ऑन द की वर्ड्स ऑफ पोएम. जो एक पोइट का थीम है, सेंट्रल आइडिया है, जो वो कहना चाह रहा है, जो उसका पर्पस है, आपने उसको फोकस करना है. एंड दैट शुड बी ऑन अ पैराग्राफ की सूरत में लिखना है जो कि 4 से 5 लाइंस पे कंसिस्ट करता हो. कॉन्टेक्स्ट एक पैराग्राफ आपका काफ़ी है जिसमें 4 से 5 लाइंस होंगी, लेकिन आपने उसके थीम को, उसके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद आपने 1 पैराग्राफ जो है उसके लिए लिख देना है. नाउ हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम. एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मोस्टली वो एक बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसमें वो एक्सप्लेनेशन में समरी ऐड कर देते हैं. एक्सप्लेनेशन का मतलब है तशरीह उन लाइंस की जो पूछी गई है एग्ज़ामिनर की तरफ से. आपने उस स्टेंजा को पढ़ना है अच्छी तरह से. पढ़ने के बाद आपने उन लाइंस की ही तशरीह करनी है. आपने पूरी समरी पोएम की नहीं लिखनी. Do not write the summary of the poem. It should consist on 2 paragraphs with 4 to 5 lines. There should be the explanation of the given lines which the examiner asked about. जो lines पूछी गई हैं आपने उन्हीं की ही तशरीह करनी है. आपने किसी और स्टेंजा की या बाकी एक्स्ट्रा आपने इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना. Explain the figurative language like simile, metaphor, personification and rhyming of poem. Observe the tone of poet with words negative and positive attitude. इन चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है जब आपने एक्सप्लेनेशन करनी है. और ये एक्सप्लेनेशन आपके 2 पैराग्राफ पे कंसिस्ट करती है जिसमें आप 4 से 5 लाइंस में एक पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे. अब हम देखते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है.
Poet uses different figures of speech to express their feelings and thoughts to the reader exactly the same as they feel. फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि वो शायर जो है वो अपने रीडर्स को उसकी जो अटेंशन है उसको अच्छी तरह से कैप्टिवेट करे और अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा सके. जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वहाँ तक वो अपने रीडर्स को लेकर आना चाहता है, जिसके लिए वो फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है. सिमिली, comparison of two things using the word like or as. Metaphor, comparison of two things saying that one thing is or was another it. Simile और metaphor में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि simile में हम as और like का word इस्तेमाल करते हैं, जबकि metaphor में हम as या like का word इस्तेमाल नहीं करते. For example, simile में अगर हाँ example दें तो he is brave like a lion, तो इसमें उसकी ब्रेवनेस को कंपेयर किया गया है लॉइन से. लेकिन अगर यही सेंटेंस में अगर लाइक हटा दिया जाए ही इज़ अ लॉइन, तो इट मीन्स कि उसको मेटाफर ये कहलाएगा जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं है और इस चीज़ को उसके साथ एक ही तरह से जोड़ दिया गया है. पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन ऑब्जेक्ट और एनिमल. पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की कोई खसूसियत, कोई क्वालिटी, कोई करैक्टरिस्टिक जो है किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या एनिमल्स के साथ जब आप उनकी खसूसियात को जोड़ दिया जाता है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. राइम, द साउंड पैटर्न ऑफ लास्ट वर्ड्स ऑफ पोएम. हर पोएम के लास्ट में जो राइमिंग पैटर्न होता है, जो उसकी साउंड पैटर्न होता है, उसको हम राइमिंग बोलते हैं. एनोमेटोपिया, द यूज़ ऑफ द वर्ड टू मेक साउंड. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ पानी में गिरती है और स्प्लैश की आवाज़ आती है, तो वो स्प्लैश जो वर्ड है वो एक्चुअली साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे वर्ड्स जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम एनोमेटोपिया कहते हैं. ये थी फिगर्स ऑफ स्पीच. अब हम इसकी एक प्रॉपर एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं, जिसमें अ पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लेक. अगर आपके पास कोई भी पोएम का, इस पोएम का या इसके अलावा कोई भी पोएम आती है, उसका स्टेंजा अगर आपके पास आता है, जिस तरह मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दी है, तो ये स्टेंजा है उसका और आपने इसको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, फिर उसको रेफरेंस, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. इसमें पोएट विलियम ब्लेक ये कहता है कि जब मैं अपने दोस्त के साथ नाराज़ था, मैंने अपनी नफ़रत, अपना गुस्सा, wrath means anger, गुस्सा शो कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया और वो ख़त्म हो गया. जब मैं नाराज़ था या गुस्सा था, मुझे wrath, मेरा जो गुस्सा था अपने दुश्मन के साथ था, फो मीन एनिमी, अपने एनिमी के साथ था, मैंने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, मैंने अपने अंदर ही रखा और जब वो अंदर ही रहा तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया. तो इसमें आप देख लें कि इसकी राइमिंग स्कीम जो है फ्रेंड, एंड, फो, ग्रो, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है. फ्रेंड, एंड ये दोनों सेम है. उसमें भी ई एन डी का इस्तेमाल है और इसमें भी ई एन डी का इस्तेमाल है. अगर लास्ट साउंड का भी इस्तेमाल हो, अगर डी, ड साउंड है, नीचे भी ड साउंड है, तो भी वो सेम होगी. तो फ्रेंड, एंड, तो इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम में ए आएगा, ऊपर भी ए और नीचे भी ए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऊपर में साउंड और है और नीचे में साउंड और है, तो आपकी तरतीब क्या होगी? ऊपर में ए और नीचे में बी. थर्ड लाइन में आप देखें कि आई वॉज एंग्री विद माई फो. आई टोल्ड इट नॉट. माई wrath डिड ग्रो. फो, ग्रो, ये दोनों सेम साउंड्स दे रही हैं, तो क्या होगा कि हम इसको भी बी और बी लिखेंगे. दीज last two words have the same sounds at the end of the sentence,
So we will say that the rhyming scheme is BB, AA and BB. Now how will you will write the reference to the context? This is the actual method. First of all you have to give the heading of the reference आपने लिखना है. उसके बाद आपने लिखना है these lines have been taken from the poem A Poison Tree by William Blake, written by William Blake, composed by William Blake. आप इसमें कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं. इसमें आपने सबसे पहले इस चीज़ को पॉइंट आउट करना है कि जो नाम है पोएम का, द नेम ऑफ द पोएम शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. फर्स्ट लेटर जो पोएम में हर वर्ड का है वो कैपिटल होना चाहिए. इसमें आप ए कैपिटल है, पॉइजन का पी कैपिटल है और ट्री का टी कैपिटल है. विलियम ब्लेक नेम है पोइट का, उसमें भी उसके वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है नेम का वो कैपिटल होगा. डब्ल्यू कैपिटल है और बी भी कैपिटल है. आपने पोएम का नेम जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में ज़रूर ऐड करना है. तो ये तो हमारा हो गया रेफरेंस. अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट. In this poem, the poet tells us about the nourishment of hatred and its consequences. He wants to teach us that we should express our anger before it turns into hatred. If we will not disclose our anger, it will grow in our heart like a tree. This tree will bear poison fruit, and that will kill everyone who will eat it. जितनी ज़्यादा इंसान अपने दिल में नफ़रत रखता है, उसका एक्सप्रेस नहीं करता, उसका कॉन्सिक्वेंस मीन इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो बढ़ता ही चला जाता है यहाँ तक कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है. तो उसका कहने का, पोइट के कहने का मकसद ये है कि हमें नफ़रत का इजहार जो है वो फ़ौरन कर देना चाहिए, गुस्से का इजहार हमें फ़ौरन कर देना चाहिए ताकि वो दिल में बढ़ता ना रहे. तो ये कॉन्टेक्स्ट था. अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. In these lines, the poet says that once he got angry with his friend, he expressed his anger to his friend, and his friend and anger ended. दोस्त के साथ जब उसने नफ़रत का गुस्से का इजहार कर दिया तो वो सब कुछ, उसका गुस्सा ख़त्म हो गया. But once he get angry with his enemy, he did not tell it to his enemy. This resulted into a bitter enmity. एक बहुत बड़ी दुश्मनी में तब्दील हो गया जब उसने अपने दुश्मन को जो है वो अपने गुस्से का इजहार नहीं किया. Actually, through these lines, the poet wants to tell us that we should love everyone and should not have concealed hatred for anyone. हमें किसी से भी नफ़रत है या हमें गुस्सा है तो हमें उसका इजहार कर देना चाहिए, बजाय इसके कि दिल में रखना चाहिए. The tone of the poet in first two lines is cold. In next two lines the tone is bitter. पहली दो लाइंस में उसकी टोन जो थी वो सॉफ्ट थी. नेक्स्ट टू लाइंस में उसकी टोन जो थी वो हार्श थी. The poet uses AABB pattern for rhyming scheme. ये उसकी rhyming scheme थी, AA and BB. Now this is the worksheet in which you have to express that how much stanzas were there, what is this topic about. You also should write the name and the name of the poet, name of the poem as well, what literary terms has been used, and you have to give the examples of those literary terms, and you should have to give the idea what you understood by this poem and whether you like it or not. This is a little exercise for you, and I hope after this lecture you will be able to write these lines. Thank you very much and God bless you. Allah Hafiz.